हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने सीआरपीसी के जो फर्दर प्रोविजंस हमारे बचे थे उनको हम आज कवर करेंगे। तो पिछली बार हमने सेक्शन 189 तक कवर कर लिया था और आज हमको स्टार्ट करना है सेक्शन 190 से, जो बात करता है कॉग्निजेंस से। तो चैप्टर नंबर 14 मतलब कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे इनिशिएशन की बात की गई है प्रोसीडिंग्स की। तो इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? इसके पहले हमने मोस्टली ऐसी चीज़ें पढ़ी जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड थी, जो पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड थी, या कुछ ऐसे मिसलेनियस पार्ट जैसे जुरिडिक्शन क्या होता है, समन्स क्या होते हैं, वारंट क्या होते हैं, कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं, है ना। ये सब चीज़ हमने पहले पढ़ी। अब चैप्टर नंबर 14 से हम प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से जब कोई केस कोर्ट में आता है तो वहाँ से जो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं वो चीज़ें हम चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो है 190 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। तो सीधी सी बात मतलब बेसिकली या जनरल मीनिंग में कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना। मतलब जब कोई मान लो कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके पुलिस रिपोर्ट पूरा सबमिट हो गया मजिस्ट्रेट के सामने, या कोई कंप्लेन आया मजिस्ट्रेट के सामने, या कहीं कोई वारदात हो गई, तो अगर ये एक मजिस्ट्रेट के नॉलेज में लाना है तो कैसे आएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि मजिस्ट्रेट साहब सब बैठ के देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि ये तीनों जो हमारे दिए हुए हैं, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेन हो गया, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट हो गया, या सुओ मोटो हो गया, तो इन तीन चीज़ों के तरीक़ों से मजिस्ट्रेट के सामने ये बताया जाता है, या उनको ये नॉलेज दी जाती है, उनको ये नोटिस दी जाती है कि ये केस मतलब ये ऑफेंस हुआ है और आपके सामने ये चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं। अब आप इनकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करिए, मतलब इनिशिएट करिए। ठीक है, तो ये होता है सीधा सा मतलब कॉग्निजेंस का। तो यहाँ पे हमको मजिस्ट्रेट का कॉग्निजेंस बताया जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि जो भी संज्ञान लिया जाता है किसी भी केस का, कोई भी केस हो, मतलब क्रिमिनल हो या ज़्यादा हीनियस हो, कम हीनियस हो, मतलब कॉग्निजेबल हो, नॉन कॉग्निजेबल हो, कैसा भी केस हो, बस कुछ ही जगह ऐसे हैं जो कोर्ट ऑफ सेशन तक जाती है बात, वरना ऑल द टाइम जो कॉग्निजेंस लिया जाता है वो सबसे पहले हमारे मजिस्ट्रेट के सामने मतलब मजिस्ट्रेट साहब ही लेते हैं। अब मजिस्ट्रेट वो चाहे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, मतलब JMFC हो या JMSC, इन दोनों ही पहले कॉग्निजेंस लेते हैं, उसको चेक करते हैं। फिलहाल ये हम आगे पढ़ेंगे कि मेकिंग ओवर होता है, कमिटल होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस ये जानने वाली बात है कि जो कॉग्निजेंस लिया जाता है किसी भी ऑफेंस का इनिशिएशन के लिए, स्टार्टिंग एकदम फर्स्ट स्टेज के लिए, वो हमको मतलब वो हमारे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के द्वारा लिया जाता है। और किस पर लिया जाता है? या तो उनके सामने कोई कंप्लेन आया हो, या उनके सामने कोई पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई हो, मतलब कहीं कोई ऑफेंस हुआ, पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कोई पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 का जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसके मतलब आधार पर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। और C है सुओ मोटो, मतलब अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है मजिस्ट्रेट को कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है, तो और ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा नहीं मिली है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अदर देन पुलिस ऑफिसर, यानी मतलब यहाँ पुलिस ऑफिसर को एक्सक्लूड किया गया है। कोई भी थर्ड पर्सन आके, या मजिस्ट्रेट को मान लो न्यूज़पेपर से ही पता चल रहा है कि ये ऑफेंस हुआ है, यहाँ पे ये गलत हुआ है, तो उनके पास ये पावर होती है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कहाँ पे ले सकते हैं? 190 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज C में ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड ये बता रहा है कि मान लो कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर है कि वो उस केस पर इंक्वायरी करें या ट्राई करें। अब CJM के पास मान लो बहुत सारे काम हैं, ठीक है, या वो नहीं कर सकते हैं, काम है तभी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को एम्पावर करेंगे कि आप इस केस का कॉग्निजेंस लीजिए और इनिशिएट करिए प्रोसीडिंग्स जैसे होती हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 190। अब हम आते हैं सेक्शन 191। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बताया गया ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसके ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बस ये है कि अथॉरिटी यहाँ पे CJM बताया गया है। अब 192 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेकिंग ओवर ऑफ द केस टू मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मेकिंग ओवर की बात की गई है। मेकिंग ओवर मतलब एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may after taking cognizance of an offence make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him। अब यहाँ पे बात आई है सबऑर्डिनेट।
तो सीधी सी बात हमको यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो मेकिंग ओवर होता है वो ऊपर के अथॉरिटी से नीचे के अथॉरिटी की ओर बढ़ता है। मान लीजिए कोई केस आया, क्या सीजीएम के मतलब सीजीएम के समक्ष कोई केस आया, उन्होंने उसका कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है। अब जब उसका कॉग्निजेंस ले लिए, अब वो चाहे तो इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए किसी जो भी मजिस्ट्रेट उनके सब ऑर्डिनेट होते हैं उनको वो मेक ओवर कर सकते हैं कि आप अब इसकी मतलब इस केस का ट्रायल कीजिए या इस केस से रिलेटेड इंक्वायरी कीजिए। तो ये होता है हमारा मेकिंग ओवर। मतलब मेकिंग ओवर का मतलब सीधा सी ये है कि कोई अपर अथॉरिटी जो है, कोई नहीं, यहाँ पे सीजीएम बताया गया है तो सीजीएम ही समझिए कि सीजीएम अपर अथॉरिटी है, ये अपने सब ऑर्डिनेट जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको मेक ओवर करते हैं कि आप ये केस अपने अंडर में संभालिए। लेकिन कब? आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, क्या कॉग्निजेंस लेने के बाद, ना कि पहले। जो हो गया हमारा 192 जो बात करता है मेकिंग ओवर से। अब 193 इंपॉर्टेंट है, किस लिए? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। यहाँ पे बात हो रही है कमिटल की। अब मेकिंग ओवर का मतलब था कि ऊपर से केस नीचे की ओर आ रहा है, कमिटल का मतलब होता है कि नीचे से केस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस द केस हैज़ बीन कमिटेड टू इट बाय अ मजिस्ट्रेट। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी केस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है जब तक उसको कमिट ना किया गया हो, ठीक है। हमने 190 में सीधा सीधा पढ़ा कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, या तो जेएमएफसी ले सकते हैं या तो जेएमएससी ले सकते हैं, मतलब सीधी सी बात कि मजिस्ट्रेट ही ले सकते हैं। अब कोई ऐसा हीनियस केस आ गया, मान लो मर्डर का केस आ गया, ठीक है। मर्डर का मतलब है कि इसमें भाई डेथ तक पनिशमेंट जाती है। तो अगर ऐसा कोई हीनियस है तो ये जाहिर सी बात है कि ये हमारे मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन में तो नहीं आता है। उनकी पावर ही होती है 1 साल या 3 साल की पनिशमेंट देने की, तो वो 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ तक की तो केस नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर ऐसे केस मजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं तो वो कमिट कर देते हैं कोर्ट ऑफ सेशन को कि अब मतलब ये केस आप देखिए। तो ऐसा कोई हीनियस केस होता है जो मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर होते हैं, तो ऐसे केस को मजिस्ट्रेट कमिट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन को, इसे ही हम कहते हैं कमिटल। तो 192 हमारा मेकिंग ओवर से रिलेटेड है और 193 हमारा कमिटल से रिलेटेड है। सीधी सी बात कि मेकिंग ओवर हमारा ऊपर से नीचे की ओर चलता है और कमिटल जो है हमारा नीचे से ऊपर की ओर चलता है, मतलब मजिस्ट्रेट से कोर्ट ऑफ सेशन तक चलता है। तो 193 ये हो गया। अब 194 क्या है कि एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई। यहाँ पे एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज का पावर बताया गया है कि वो ट्राई कर सकते हैं। 194 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट बेस पे देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। 195 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिलहाल यहाँ पे पूछा तो नहीं जाता लेकिन ये हमको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि ये बात कर रहा है पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट of lawful authority of public servant for offences against public justice and for offence relating to document given in evidence। यहाँ पे बात की जा रही है कि पब्लिक सर्वेंट, मान लो कोई केस ही है जो पब्लिक सर्वेंट से मतलब पब्लिक सर्वेंट के ऊपर किया गया है, उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट कर लोगे, है ना। उनको भाई इम्यूनिटी दी गई है, हर एक लॉज में दी जाती है उनको, कि उनको डायरेक्ट कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, उनको डायरेक्ट कोई कोर्ट में नहीं बुला सकता है। तो वही चीज़ हमको 195 में बताई जा रही है कि मान लो कि अगर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई भी केस, उनके ऊपर कुछ भी केस लगाया गया है जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। अब ये मतलब ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। 172 से 188 आईपीसी हो गया, अबेटमेंट हो गया, अटेम्प्ट टू कमिट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, मतलब जो चीज़ें पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड होती हैं उन्हीं चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे कंप्लेन की बात की जा रही है कि भाई अगर आपको किसी मतलब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कॉग्निजेंस लेना है तो आप तब तक नहीं ले सकते जब तक कि आपके सामने कंप्लेन ना आई हो, वो भी राइटिंग में। इम्पॉर्टेंट है यहाँ, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंडेटरी है कि कंप्लेन रिटर्न में ही होना चाहिए। ये चीज़ हो गया यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि कोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल कोर्ट।
सीधी सी बात, मतलब कोर्ट में सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ट्रिब्यूनल वगैरह सब। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन 195 में। 195 एक ये 2009 से ऐड हुआ था, और प्रोसीजर फॉर विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग। तो 2009 हमको 195 ए सीआरपीसी में सीआरपीसी भी देखने को मिलता है, और 195 ए हमको आईपीसी में भी देखने को मिलता है। वहाँ पे भी विटनेस की बात ही की जा रही है कि अगर भाई विटनेस को आप डरा धमका रहे हो कि तुम चलो बयान दो, नहीं तो उड़ा मतलब तुमको ख़त्म कर देंगे, या उनके परिवार वालों से उनको धमकियाँ मिल रही हैं, तो इस टाइप के लिए, उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारा 195 ए 2009 में इंक्लूड किया गया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अ विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेन, अगर उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है और वो किसी केस के विटनेस है, तो वो 195 ए का फाइल मतलब कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में 195 ए का जो आईपीसी है वहाँ पे पनिशमेंट का भी प्रावधान है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बस याद रखिएगा कि विटनेस से रिलेटेड है, ना कि एक्यूज्ड और विक्टिम से। अब 196 हमारा क्या है कि प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट अ स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंसेस। यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट बताया जा रहा है कि अगर कोई केस है जो कि स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। भाई स्टेट से रिलेटेड अगर कोई केस है तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ उसके खिलाफ करना है तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें इतना कुछ खास है नहीं, बस इंडेक्स बेस पे पूछे जाते हैं। फिर आते हैं 197। 197 हमें बात करता है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे जज और पब्लिक सर्वेंट की बात की जा रही है कि अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रोसिक्यूशन करना है तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो 197 इंडेक्स बेस पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि अगर इनके खिलाफ यानी जज हुए या कोई भी पब्लिक सर्वेंट हुआ जो जुडिशल से रिलेटेड है, मतलब इस सेक्शन से रिलेटेड है, तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंसेस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। वही चीज़, अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जो कि अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय किया गया है, तो उनके लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और मान लो वो अगर स्टेट के अंडर उनको एम्प्लॉय किया गया है तो उसके लिए हमको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब डायरेक्ट कोई भी उनके खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, पहले प्रीवियस सैंक्शन, मतलब प्रीवियस सैंक्शन का मतलब होता है प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी हमको। ये हो गया 197। बस और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आर्म फोर्सेस के बारे में बताया गया है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि डिफेंस हमारा जानते ही आपके वो यूनियन लिस्ट में आता है। तो अगर कोई भी मेंबर है जो कि आर्म फोर्स में है, तो कोई भी केस अगर उनका कॉग्निजेंस ले रही है तो उनको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेम चीज़, इतना कुछ खास है नहीं उसमें। फिर आते हैं 198 में। 198 हमारे मैरिज से रिलेटेड है, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। तो 198 ये अपॉन कंप्लेंट मेड बाई पर्सन अग्री बाई ऑफेंस। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो मैरिज से रिलेटेड है, तो उसको भी ऐसे ही आप मुंह उठा के मतलब नई केस कोई कर सकता है, या कोर्ट अगर उसकी कॉग्निजेंस ले रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक रिटर्न कंप्लेंट उनके साथ पास होना चाहिए अगर कोई भी चीज़ शादी से रिलेटेड है। अब आते हैं सेक्शन 198। तो 198 ए हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1983। ये बात करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 ए, यानी क्रुएल्टी से रिलेटेड है। तो क्रुएल्टी अगर कहीं हुई है और कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है तो वो ये इंश्योर करेगी कि इससे रिलेटेड या तो उनके पास कोई कंप्लेन आई हो या तो पुलिस रिपोर्ट आई हो। पुलिस रिपोर्ट मतलब 198 का केस होता है तो हमको पता है कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो पुलिस रिपोर्ट तो सबमिट होगी, तो या तो पुलिस रिपोर्ट वहाँ पे हो या तो डायरेक्ट कंप्लेन हो रिटर्न में, तभी कोर्ट जो है इस केस का कॉग्निजेंस ले सकती है। अब 198 में भी ये ऐड हुआ था हमारा 2013। तो हमको पता है कि 2013 जो है वो हमारा वुमेन से रिलेटेड जितने भी केसेस थे, जैसे रेप हो गया, ठीक है,
मतलब ये जो निर्भया केस हुआ था ना, उसके बाद ही तो ये आया था अमेंडमेंट। तो ये ज़्यादातर जो है रेप से ही रिलेटेड था। तो यहाँ पे भी मैरिटल रेप की बात की गई है 376B भी, मतलब अगर कोई भी ऐसा केस है जो मैरिटल रिलेशनशिप यानी मैरिटल रेप से रिलेटेड है, जो 376B IPC से रिलेटेड है, अगर ऐसा कोई केस आ रहा है तो वहाँ पर भी कंप्लेन होना चाहिए। ठीक है, कंप्लेंट होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब चाहे वो विक्टिम के द्वारा किया गया हो या किसी विक्टिम के जाने माने या उसके रिलेटिव्स के द्वारा किया गया हो, तब भी कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले सकती है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 199 की। अब देखिए 199 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। ये बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। तो पहली बात तो यहाँ पे डिफेमेशन से रिलेटेड है, जो 499 हम IPC में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब किसी के रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, सीधी सी बात, वो होता है हमारा डिफेमेशन। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा डिफेमेशन है, किसी के द्वारा डिफेमेशन किया गया है और वो किया गया है किसके अगेंस्ट, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर हुए, एडमिनिस्ट्रेटर हुए, यूनियन टेरिटरी और मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और स्टेट हुए, मतलब ऐसे कोई पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक प्रोफाइल, मतलब जो जिनको अगर डिफेम किया गया तो इसका बहुत ही ब्रॉड तरीके से पब्लिक पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे लोग, मतलब अगर मान लो भाई कोई इंसान है, हमारे प्रेसिडेंट का कोई रेपुटेशन खराब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर प्रेसिडेंट हमारे मान लो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, तो उनका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? पूरे इंडिया पे पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई पब्लिक प्रोफाइल जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके खिलाफ कोई डिफेमेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। मतलब इनको किसी भी टाइप का कमिटल की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमने सेक्शन 193 में पढ़ा था, कमिटल, कि मजिस्ट्रेट कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को किसी भी केस के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि 199 यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो जाता है कि अगर डिफेमेशन इन पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ की गई हैं, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन विदाउट कमिटल कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को यहाँ पर एक बहुत बड़ी पावर दी हुई है। तो 199 हमको हमारे लिए इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आते हैं बस इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर, मतलब ये जो हमने बताया, कब? अगर मान लो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ कोई डिफेमेशन हुई है, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि जो कंप्लेन है वो 6 महीने के अंदर ही अंदर प्रस्तुत कर दिया जाए कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। तो यहाँ पे जो 6 महीने का जो क्लॉज है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉग्निजेंस से रिलेटेड समाप्त। बस इतना ही है इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ हैं और कुछ हमको इंडेक्स बेस पे भी पढ़ना पड़ता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 15। ये हमारा है कंप्लेन से रिलेटेड। तो बहुत ही छोटा सा है, स्वीट सा चैप्टर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो कंप्लेन यहाँ का जो, मतलब जाहिर सी बात है, हमने कंप्लेन कहाँ पढ़ा है? डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2D में कंप्लेन पढ़े हैं कि कंप्लेन जो है वो पुलिस ऑफिसर को नहीं की जाती है। कंप्लेन किसको की जाती है? मजिस्ट्रेट को की जाती है। इन रिटन या ओरल भी की जा सकती है। ठीक है, या तो कोई जाने माने इंसान के द्वारा किया गया हो या कोई अननोन पर्सन द्वारा किया गया हो। किसी के खिलाफ एलिगेशंस लगाना ही क्या होता है? कंप्लेन कहलाता है। ये इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, कि कंप्लेन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। अगर वो पुलिस ऑफिसर के सामने की जा रही है तो वो कंप्लेन नहीं होगा, वो होगा FIR। ठीक, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, हमको पता होना चाहिए। अब सेक्शन 200 में आते हैं। तो ये है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन, मतलब कंप्लेनेंट। तो ये हमारा बात करता है कि मान लो कोई कंप्लेन मजिस्ट्रेट के सामने आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं वो ऐसा तो है नहीं कि उनके सामने कंप्लेन आया, अब जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया गया है उसको उठा ले आए। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है उसको ही एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको ही एग्जामिन किया जाता है कि भाई ये कुछ है, मतलब सच है, या किसी को मतलब झूठा फंसाने के लिए ही ज़बरदस्ती कोई कंप्लेंट कर दिया है। तो ये सेक्शन 200 में यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमको यह बताया जा रहा है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो कॉग्निजेंस कंप्लेन का लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है यानी जिसने कंप्लेंट किया है उसको, और
उस कंप्लेनेंट मतलब जो कंप्लेनेंट है उनके साथ जो विटनेसेस आए हैं, भाई वो जाहिर सी बात है ना कि 2-4 विटनेस भी लाए होंगे कि ये बता रहे हैं कि ये सच है, तो उनका मतलब इन दोनों लोगों का एग्जामिनेशन किया जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट। और कैसे? ऑन द ओथ। ओथ मतलब शपथ दो भाई तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे यही पूछा जाता है कि जो कंप्लेंट है, जो एग्जामिनेशन और कंप्लेनेंट है, ये अपॉन ओथ होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑन ओथ, तो ये हमारा प्री का क्वेश्चन है। ऑन ओथ मतलब ओथ पर ही एग्जामिनेशन होता है। ये हो गया 200 का प्रोसीजर। यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है कि सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, यानी जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो राइटिंग में किया जाएगा। शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, सेम वही चीज़ जो हम FIR में देखते हैं कि बस वहाँ पे ओथ पे नहीं होता है, यहाँ पे ओथ पे हो रहा है। इसके अलावा आप रिटर्न करेंगे, साइन किया जाएगा, जो लिखा जाएगा उस पर कंप्लेनेंट की साइन होगी, विटनेसेस की साइन होगी कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया, और ऑल्सो बाय द मजिस्ट्रेट, यानी जो मजिस्ट्रेट एग्जामिन कर रहे हैं उनकी भी यहाँ साइन होगी एज अ प्रूफ। अब प्रोवाइडेड, यहाँ पर प्रोवाइजो क्या है कि व्हेन द कंप्लेनेंट इज मेड इन राइटिंग, यानी कंप्लेंट जब राइटिंग में लिखा जाएगा, द मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, नॉट एग्जामिन इफ द पब। यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता दिया गया है कि मान लो मजिस्ट्रेट भाई उनके सामने कोई कंप्लेनेंट आया तो वहाँ उसको तो एग्जामिन कर लिए। अब मान लो कोई भी ऐसा कंप्लेन है जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, या मजिस्ट्रेट के सामने मेक ओवर मतलब ऊपर से नीचे चीज़ें आ रही है ना, CGM जो है मजिस्ट्रेट के सामने भेज रहे हैं। तो अगर इन दो कंडीशंस में कोई भी कंप्लेन मजिस्ट्रेट के सामने आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट को या विटनेसेस को एग्जामिन करे, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही ऑथराइज होती हैं कि भाई अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दिया जा रहा है तो सच है, और या अगर कोई भी चीज़ें मेक ओवर करके आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि CGM उसको कॉग्निजेंस लेने के बाद ही मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। ये हमने सेक्शन 192 में ही पढ़ा था कि CGM अगर किसी भी चीज़ को मेक ओवर कर रही है, किसी भी केस को मेक ओवर कर रही है, तो वो पहले कॉग्निजेंस लेती है, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने भेजती है। तो अब कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या है कि उसके बारे में उन्होंने कुछ तो पढ़ा होगा ना, सेटिस्फाई हुए होंगे कि ये ऑफेंस किया गया है, तब ना वो आपके पास भेजे। तो ऐसी कंडीशन में दोबारा अगर कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिन किया जाएगा तो ये टाइम का भी लॉस है और फिर परेशानी भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोवाइजो में डाल दिया गया है सेक्शन 200 में। अब आते हैं 201। तो यहाँ पे प्रोसीजर बाई मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लो कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा कंप्लेन है जो मजिस्ट्रेट के सामने आया है, लेकिन मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई करने के लिए, यानी उस केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, या तो इन रिटर्न राइटिंग में लिखेंगे कंप्लेन को और रिटर्न कर देंगे कि आप इसको किसी जो प्रॉपर कोर्ट है उसके सामने आप इसको प्रेजेंट करिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि मान लो अगर रिटर्न में नहीं है कंप्लेन, यहाँ पहले में क्या था कि अगर उनके पास कोई रिटर्न कंप्लेंट आया है तो वो उसको रिटर्न कर देंगे कि आप जाइए किसी भी प्रॉपर कोर्ट के सामने इसको प्रेजेंट करिए। अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऐसा कंप्लेन आया है जो रिटर्न में नहीं है, मतलब ओरली है, तो ऐसी कंडीशन में कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेंगे कि आपके लिए ये कोर्ट ज़्यादा सुटेबल है, आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल करिए। ये हो गया 201। 202 में है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। तो इसका एक सीधा सी ये है कि अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं है कि मतलब यहाँ पे ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टाइम के लिए जो इशू ऑफ प्रोसेस होता है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। और मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्ट करते हैं कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जाए। बस 202 में इतना ही है। 203 में डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। तो यहाँ पे डिसमिस की बात की गई है कि यहाँ पे कोर्ट कब डिसमिस कर देगी किसी भी कंप्लेंट को, जब वहाँ पे नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, यानी ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है कि किसी भी इंसान के खिलाफ आपका कंप्लेंट देखा जाए। ही शैल डिसमिस द कंप्लेंट। यहाँ पे एक ही बताया गया है कि नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो मजिस्ट्रेट कैंसिल कर देगी, मतलब डिसमिस कर देगी कंप्लेंट को अंडर सेक्शन 203। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 16 पे, जो बात करता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट।
ये हमारा इश्यू ऑफ प्रोसेस। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कॉग्निजेंस ले लिए, कंप्लेन भी देख लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लो डिसमिस हो गया, तो डिसमिस हो गया तो जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है उसके तक बात ही नहीं जा पाई। अब मान लो यहाँ पे कंप्लेन डिसमिस नहीं हुआ, तो भाई जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है उनको तो पता लगना चाहिए ना, तो उनके खिलाफ हो जाएगा हमारा इशू ऑफ प्रोसेस। मतलब यहाँ से या तो उनके खिलाफ वारंट भेज दिया जाएगा या उनके खिलाफ समन भेज दिया जाएगा कि भाई कोर्ट में आओ, तुम्हारे खिलाफ ये चीज़ की गई है यहाँ पे। तो अब हम सेक्शन 204 अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। और अगर कोई कमी रह रही है तो उसको भी आप क्या कहते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द जुडिशरी। जल्दी से जज बनिए। थैंक यू।